जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है और शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में स्थित है। अगर इससे संबंधित हम आर्टिकलों की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो भी आर्टिकल हैं वो सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, यानी डीपीएसपी से आपके संबंध रखते हैं। इस चैप्टर से संबंधित ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको जो है आर्टिकल 36 से लेकर 39 तक जो आर्टिकल है वो सभी स्टडी कराए हैं। किसी कारणवश अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो टाइम निकाले इस वीडियो का भी आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से वो कंप्लीट स्टडी हो पाएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम आर्टिकल 40 से लेकर 50 तक स्टडी करेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, अगर आप पेशेंस के साथ में ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको जो है अच्छे से हर एक आर्टिकल वो समझ में आता चला जाएगा। आर्टिकल जो 40 है इसमें गांधी जी के जो विचार थे ग्राम पंचायतों को लेकर कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, ग्राम लेवल पर जो है लोगों की जो है भारतीय प्रशासन में जो है वो भागीदारी हो, वो इसी आर्टिकल 40 में जो है उनके विचार जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। इस आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के संगठन और स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, यानी राज्य ऐसी विधियां, ऐसे नियम कानून बनाएगा जिससे कि ग्राम पंचायतों का वो संगठन हो, ठीक है, उनका जो प्रशासन है वो अच्छे से बेहतर रूप से वो चल सके, और ग्राम लेवल पर जो है जो लोग हैं वो अपने में से ही जो है किसी एक व्यक्ति को चुनकर जो है एक लीडर के रूप में, जैसे गांव में जो है प्रधान के रूप में जो है वो लीडर चुनते हैं अपना, तो ग्राम स्तर पर जो है वो इस तरीके का प्रशासन लोगों द्वारा वो चलाया जा सके बेहतर रूप से, अच्छे से, और लोगों की जो है भारतीय प्रशासन में ग्राम लेवल पर वो भागीदारी जुड़े। इससे नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका आता है 41, उसमें कहा गया है कि राज्य जो है नागरिकों को जो है काम दिलाए, शिक्षा दिलाए और वृद्धावस्था में वो पेंशन दिलाए। ये 3 बातें जो है आर्टिकल 41 में कही गई हैं। इससे जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 42, इस आर्टिकल 41 का एक अगला कदम है, एक नेक्स्ट स्टेप है। इससे ही संबंधित आर्टिकल 41 से ही संबंधित आर्टिकल 42 में इससे मिलती जुलती बात कही गई है कि काम की जो है न्याय संगत व्यवस्था भी राज्य करे। जो काम राज्य दिलाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि नागरिकों को जो कोई व्यवस्था ही नहीं है काम की, तो अच्छे से न्याय संगत व्यवस्था जो है वो राज्य करे, इस तरीके की विधियां बनाए। और साथ में कहा गया कि मानवीय दशाओं से संबंधित भी वो नियम कानून बनाए, यानी जैसे मानव जो है अच्छे से काम कर सके, काम जो है कब से कब तक जो है नागरिक करेंगे, और उनका जो है जहाँ पर वो काम करें तो वहाँ से संबंधित एटमॉस्फेयर वगैरह किस तरीके का रहे जिससे कि नागरिकों का जो स्वास्थ्य वो बिगड़े नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है राज्य वो नियम कानून आपके बनाए। तो ये बात जो है आर्टिकल 42 में कही गई, और इससे जो जुड़ती हुई महिलाओं को जो है आर्टिकल 42 में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐड की गई है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित काफी महत्वपूर्ण, इसी आर्टिकल में कहा गया कि महिलाओं को प्रसूति सहायता भी वो राज्य उपलब्ध कराए, यानी मैटरनिटी लीव जिसको बोला जाता है। जैसे महिला अगर काम कर रही है किसी सरकारी सेक्टर में, सरकारी कंपनी में, या प्राइवेट सेक्टर में किसी प्राइवेट कंपनी में, और वो महिला शादीशुदा है और वो गर्भवती जैसे अगर होती है
ऐसा वक्त आ जाता है जब वो काम कर रही होती है, जाहिर सी बात है आप जानते हो, तो महिला जो है उस तरफ जो है महिला को फिर राज्य को जो एक इशारा किया गया है कुछ नीति नियम बनाने का कि ऐसे वक्त में जो है राज्य उनके लिए जो सहायता उपलब्ध कराए, उनकी हेल्प करे। और हेल्प किस तरीके से कि राज्य जो है उन्हें छुट्टी जो है उस समय के दौरान दे जिस वक्त जो है महिला वो गर्भवती हो, जिससे कि महिला का स्वास्थ्य, उसका होने वाला जो बच्चा जो अच्छे से रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो महिला का, उसके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब उसको छुट्टी दी जाएगी महिला को तो आराम करेगी, तो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छे से रहेगी। और जब वो घर पे रहेगी तो वो जो छुट्टी लेगी, राज्य द्वारा जो छुट्टी दी जाएगी, जो उसकी हेल्प करी जाएगी छुट्टी के रूप में, तो उसकी सैलरी वो ना कटे, उसको सैलरी वो पूरी उपलब्ध कराई जाए छुट्टियों की भी, जिससे कि जो उसे पैसा मिलेगा उस पैसे से जो है वो अपनी जो है वो हेल्प कर सकती है, उसे काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इस तरफ जो है राज्य को निर्देश दिया गया है, ठीक है, प्रसूति सहायता, इसी को कहते हैं मैटरनिटी लीव। तो ये आर्टिकल 42 में ही ये बात कही गई है। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 43 के बारे में। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा, जिससे कि उनको जो है एक कि इस जो है सैलरी से ऊपर ही उनको सैलरी दी जाएगी, इससे नीचे नहीं। एक राज्य जो है एक निश्चित मजदूरी तय कर देगा, न्यूनतम के 10,000 या 15,000 या 20,000 के ये न्यूनतम मजदूरी है, इससे नीचे जो है किसी नागरिक को मजदूरी नहीं दी जाएगी। जैसे वो नॉर्मल दिन में काम करते हैं 8 घंटे या 10 घंटे जैसे काम करते हैं, एक नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है काम करने का, अगर ऐसे कोई काम करता है उस नॉर्मल टाइम पीरियड में, तो जो नॉर्मल मजदूरी है वो राज्य तय करेगा, इससे नीचे जो है लोगों को मजदूरी ना दी जाए, इससे ऊपर ही दी जाए, जिससे कि नागरिकों का जो वो घर चल सके, उनकी जो घर गृहस्थी है, उनका जो परिवार है वो अच्छे से चल सके। इसी से संबंधित जो है यूपीए सरकार ने जो है 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक वैधानिक कानून जो है लागू किया, जिसके अंतर्गत जो है रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी वो दी गई, रोजगार दिलाने की गारंटी वो तय की गई, और जो है एक न्यूनतम मजदूरी भी वो नागरिकों की तय की। अब आइए हम जानते हैं जो आर्टिकल 43 है, इसका जो कैपिटल ए है इसके बारे में, जिसका हम 43 क्या भी कह सकते हैं या 43 कैपिटल ए बोल दो। जब कैपिटल ए है तो ये ओरिजिनल भारतीय संविधान का जो है वो आर्टिकल नहीं है, खंड नहीं है, ये बाद में भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा जो है इसको ऐड किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो इस खंड को जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य को निर्देश दिया गया कि वो उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे, यानी कर्मचारियों का वो भाग लेना सुनिश्चित करे, जिससे कि जो है कंपनी में जो कंपनी में काम करने वाले जो नागरिक हैं उनकी भागीदारी हो सके, जिससे कि कंपनी में काम करने वाले जो नागरिक हैं उनको लाभ मिल सके, वो अपनी बातें रख सके कंपनी के सामने, तो वो अपना संगठन बना सके, संगठन के रूप में अपना एक लीडर चुन सके, लीडर चुनकर जो है अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को वो रख सके कंपनी के सामने, ठीक है। और कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो उसमें जो है भागीदारी जो है वो जुड़ सके मजदूरों की, काम करने वाले नागरिकों की, कर्मकारों की। तो इस तरफ जो है राज्य नियम अपने जो है विधियां बनाए जो कर्मकारों के लिए, यानी जो कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, कंपनियों में काम करने वाले, उनका जो है एक तरीके से लाभ में भागीदारी हो, यानी कंपनी के जो है एक तरीके से जो उसका संगठन है, प्रशासन है कंपनी का चलने वाला, उसमें जो है मजदूरों की भी जो है भागीदारी वो ऐड हो, जुड़े। तो इस तरफ जो है इशारा एक निर्देश दिया गया है राज्य को,
विधियों नियम बनाने के लिए। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 44 के बारे में। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है समान सिविल संहिता वो लागू करे। समान सिविल संहिता मतलब ऐसी न्याय संहिता जो समान हो सभी नागरिकों के लिए, जो हमारे भारत देश में है। ऐसा नहीं है किसी धर्म के लिए, किसी अपराध के लिए अलग सजा और दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए उसी अपराध के लिए अलग सजा, या जो है कोई रिच पर्सन है, अमीर व्यक्ति है, उसके लिए एक अपराध के लिए अलग सजा और वही सेम अपराध के लिए एक गरीब पुअर पर्सन है उसके लिए अलग सजा। ऐसा जो है वो राज्य ना करे। सभी के लिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, किसी भी नागरिक ने अपराध किया है कोई, तो उस अपराध से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में, हमारी न्याय व्यवस्था में जो उस अपराध से संबंधित सजा का प्रावधान दिया गया है, तो वो अपराध अमीर व्यक्ति ने किया हो या गरीब ने, या आपका किसी भी धर्म के व्यक्ति ने किया हो, उस अपराध के लिए जो सजा भारतीय न्याय व्यवस्था में दर्ज है, जो भारतीय संविधान में बताई गई है, वो उसको मिलनी चाहिए। भेदभाव न हो किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है, या धार्मिक रूप से किसी भी रूप से जो है वो भेदभाव ना हो। न्याय की जो इस तरीके की व्यवस्था जो है राज्य वो करे, ठीक है, यानी समान सिविल संहिता इसी को कहा गया है। और ऐसा हमारे भारतीय संविधान में है भी। हमारे जो भारतीय संविधान का जो एक न्यायिक स्वरूप है उसमें ये चीज़ देखने के लिए भी मिलती है 99%। जैसे कोई चोरी कर लेता है, कोई रिच पर्सन या कोई गरीब या किसी भी धर्म का अगर व्यक्ति चोरी करता है, तो उस चोरी के लिए जो भारतीय कानून में जो सजा का प्रावधान है वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म का सा है या उस धर्म से है तो इसे अलग सजा मिलेगी, या उस धर्म से है तो इसको चोरी के लिए अलग सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है, सभी के लिए वो सजा सेम है। तो समान सिविल संहिता वो हमारे भारतीय संविधान में, हमारे देश के कानून में देखने के लिए मिलती भी है। लेकिन कुछ जो है ऐसे जो दशाएं हैं, ऐसे मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसे जो है धार्मिक रूप से कुछ चीज़ें हैं जो इससे थोड़ी सी अलग हैं। जैसे तलाक से संबंधित कुछ नियम कानून और ब्याह शादी से संबंधित कुछ नियम कानून, ये थोड़े से अलग हैं, जो समान सिविल संहिता का जो है जो नियम है एक तरीका, उसको थोड़े उससे हटकर आपके दिखाई देते हैं। बाकी जो है 99% मेरे अपना एक देखने का एक नज़रिया है, जो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादातर समान सिविल संहिता वो लागू हुई है।